हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 8 अगस्त और आज हम 8 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर डिस्कस करें उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज और इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी साथ में देखते हैं। यदि कोई सुर्खियां है, यदि किसी विषय पर हमें बात करनी है तो उसके हम सारे आयाम यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छे से कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, कल जो हमने हमारा जो सेशन रहता है उसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में लगाते हैं। चलो अब हमारा आज का जो 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 हमारी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो एक बार देख लेते हैं, फिर जो है हम इनका क्या करना शुरू करेंगे, ऑपरेशन। चलो देखो, सबसे पहली बात करते दोस्तों, घोषणा हुई है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की। पहली बार घोषणा हुई है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की। इस पर हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से विषय है, कहाँ कहाँ किन किन को कौन कौन से मिले हैं, किस क्षेत्र में मिले हैं पुरस्कार, ये सारी बातें यहाँ पर देखेंगे। फिर अगला बिंदु रहेगा दोस्तों हमारा, इन सब पर हम बात करेंगे, यहाँ पर किसको कौन से क्षेत्र में मिला है, ये सारी चीजें देखेंगे। अब यहाँ पर फिर देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024, हाल ही में अभी खबरें आपने सुनी है कि जो विनेश फोगट है, इनका जो सिल्वर मेडल भी जो है इनसे छीन लिया गया है और फाइनल के लिए ये डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने संन्यास ले लिया है, इन पर भी हम अच्छे से बात करेंगे क्यों ऐसी स्थितियां बनी, फिर हम आगे की बात समझेंगे। चलो अगला हमारा आगे का बिंदु रहेगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मैत्री अनुसंधान और सांस्कृतिक भागीदारी अनुदान का किया शुरुआत। इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है उसने ये जो है पहल शुरू की है। इसके साथ साथ दोस्तों, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि वस्तु ई कनेक्ट एनी रेस जो है नामक एक डिजिटल पहल की शुरुआत पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई है। क्यों हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। आगे हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए दिल्ली में किया डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन। इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी अच्छे से समझेंगे। फिर दोस्तों, पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इसने क्या किया दोस्तों, इस कंपनी ने पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात किया है। इंपॉर्टेंट है, समझेंगे यहाँ पर इसकी कहानी भी। अगला है दोस्तों, भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा की जगह चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को क्या बना दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक का क्या बनाया दोस्तों, चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये हमारे श्रीनिवासुलु शेट्टी जी जो है, इनके बारे में पढ़ेंगे समझेंगे। चलो, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित अपनी परिवहन बटालियन में शक्तिशाली टाइफून वाहन, कौन सा वाहन दोस्तों, टाइफून वाहन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन और प्रशिक्षण इसका लिया है और परीक्षण दिया है। देखते हैं इसके बारे में, आप समझेंगे। अगला है, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति, इसका क्या हुआ है दोस्तों, शुभारंभ हुआ है। पूरी जानकारी समझेंगे, बहुराष्ट्रीय उद्देश्य इसके क्या क्या है। चलो फिर हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, रिवीजन जो है 27 अगस्त का, 7 अगस्त का जो हमने यहाँ पर देखा था, सारी बातें करेंगे अच्छे से। अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। चलो देखो दोस्तों, घोषणा हुई है यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के। 2024 में पहली बार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में इनकी क्या हुई है दोस्तों, घोषणा हुई है। यह घोषणा हुई लेकिन आज है, लेकिन पुरस्कार कब वितरित किए जाएंगे दोस्तों, 23 अगस्त को। देखो थोड़ी सी कहानी समझना। सबसे पहले दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है टोटल कितने, 33 पुरस्कारों के लिए क्या है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे, ये बात समझना। अब आगे की कहानी थोड़ी सी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की समझना। सबसे पहले देखो दोस्तों, 28 फरवरी, ये डेट याद रखना। 28 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। 1986 से जो है इसे मनाया जा रहा है, ये भी याद रखना। इसके साथ साथ ये जो घोषणा हुई है कि जो 33 पुरस्कार है ये दिए जाएंगे, वितरित किए जाएंगे, लेकिन ये कब दिए जाएंगे, आज घोषणा हुई है दोस्तों 8 अगस्त की बात करें तो, लेकिन ये दिए जाएंगे दोस्तों 23 अगस्त को। 23 अगस्त को जो है ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। अब 23 अगस्त ही क्यों, 23 अगस्त को ही जो है हमारी राष्ट्रपति क्या करेगी, इनको वितरित करेगी, ठीक है। लेकिन 23 अगस्त ही क्यों, ये कहानी आप थोड़ी सी समझना। देखो दोस्तों, 23 अगस्त के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पहली बात तो यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा, 23 अगस्त को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो इसके पीछे की कहानी समझना। क्या है दोस्तों, आपने देखा है एक मिशन जिसका नाम है चंद्रयान मिशन, ठीक है। अब चंद्रयान मिशन भी कौन सा, 3rd नंबर का, ठीक है, चंद्रयान मिशन 3।
क्या हुआ दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन जो है इसको सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर से क्या किया, लॉन्च किया गया। कब दोस्तों, ये याद रखना, 14 जुलाई 2023 को इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कहां से किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर से। ठीक है, ये बात आप समझ लेना, 14 जुलाई 2023 याद रखना। और ये पहुंचा कब था, तो ये पहुंचा था दोस्तों 23 अगस्त को। ये जो है 23 अगस्त 2023 को इसने सफल रूप से वहां पर क्या की, लैंडिंग की। तो 23 अगस्त को इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये बात याद रखना है। अब यहाँ पर जो भारत है, दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने इसको भेजा था, तो दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला भारत पहला देश है। और अगर ओवरऑल देखा जाए, चंद्रयान मिशन जो है भारत का सफल करने वाला भारत चौथा राष्ट्र दुनिया का बना। ये बात आपको सब पता है। अब पूरी कहानी समझना, इसी दिन जो है 23 अगस्त को जो है ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ठीक है, अब किन किन लोगों को दिए गए हैं, किन किन क्षेत्र में दिए गए हैं, वो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो ये दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर विज्ञान रत्न पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, आपको ये पुरस्कार याद रखना पड़ेगा, ये प्रश्न बन सकता है। कौन सा, विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया है, जीव रसायन के क्षेत्र में दिया गया। इसी प्रकार आप फिर एक पुरस्कार देखोगे, विज्ञान श्री पुरस्कार। ठीक है, ये 13 लोगों को दिया जाएगा दोस्तों। कितने, 13 लोगों को ये विज्ञान श्री पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये कौन कौन व्यक्ति है, एक बार मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर याद रहे। देखो, डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी, इनको खगोल भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। डॉक्टर आनंद धर्मन कृष्णन सी, इनको कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी, इनको परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया गया है। प्रोफेसर उमेश वासणे व प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उदगावनकर, इनको दिया गया है दोस्तों जैविक विज्ञान के क्षेत्र में। फिर बात करते हैं प्रोफेसर सैयद वजी अहमद नकवी जो है, इनको पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में। प्रोफेसर भीम सिंह जो है, इनको इंजीनियरिंग विज्ञान में। प्रोफेसर आदि मूर्ति, प्रोफेसर राहुल मुखर्जी, इन दोनों को गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर संजय बिहारी, इनको दवा के क्षेत्र में दिया गया है। प्रोफेसर लक्ष्मण मुथुस्वामी व प्रोफेसर नबा कुमार मंडल, इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। और प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव को प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में। अब थोड़ी सी कहानी समझना दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये नाम आपको इस तरह से इतने नहीं पूछेगा। आपको प्रश्न क्या क्या बन सकता है, एक तो विज्ञान रत्न पुरस्कार इंपोर्टेंट है, किसे दिया गया है, गोविंद राजन पद्मनाभन जी को। ठीक है, ये याद रखना। और ये भारतीय अनुसंधान परिषद जो है उसके सदस्य भी रहे हैं, ये बात आप इंपोर्टेंट याद रखना। और यहाँ पर इनका क्षेत्र याद रखना जीव रसायन से संबंधित है। किससे, जीव रसायन से संबंधित है। और विज्ञान रत्न पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। फिर याद रखना यहाँ पर दोस्तों विज्ञान श्री पुरस्कार, जो विज्ञान श्री पुरस्कार है ये कितने दिए गए हैं, 13। इनकी संख्या यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी आपने इनके सारे क्षेत्र देखे हैं, तो आपको एक चीज समझ में आई कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान का जो पुरस्कार है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 क्षेत्र याद रखना, एक है नवाचार, ये नवाचार जो है इनोवेशन, इसके क्षेत्र में दिया जाएगा। प्लस प्रौद्योगिकी, दोस्तों प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है, उसके क्षेत्र में भी इसको प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ विज्ञान तो है ही सही, अब विज्ञान में भौतिकी भी आ जाएगा, खगोल आ जाएगा, सारी बातें जो है इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखना दोस्तों यहाँ पर ये है विज्ञान युवा पुरस्कार और ये है दोस्तों विज्ञान टीम पुरस्कार। ये दोनों भी आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। अगर मैं विज्ञान युवा पुरस्कार की बात करूंगा तो यह पुरस्कार कितने दिए गए हैं, 18 लोगों को। 18 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। और याद रखना दोस्तों विज्ञान युवा पुरस्कार जो है इसको ऐसे याद रखना कि ये 45 वर्ष से कम आयु के जो युवा है उनको यह प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ यदि आपने एक पुरस्कार का नाम सुना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो ये वही बात जो है यहाँ पर शो करता है। शांति स्वरूप भटनागर जो है पुरस्कार इसी से संबंधित है, विज्ञान युवा, जिसमें 45 से कम आयु के जो है युवाओं को ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में। अब ये जो है इनको इस क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया गया है। एक बार देख लेते हैं। कृष्णमूर्ति एस.एल व स्वरूप कुमार परिदा कृषि विज्ञान से संबंधित है, इनको इस क्षेत्र में ये दिया गया है। राधा कृष्णन महालक्ष्मी व प्रोफेसर अरविंद पेन मत्सा जो है इनको जैविक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है।
विवेक पोल सेट्टीवार व विशाल राय को जो है दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। राक्सी मैथ्यू पोल जो है इनको पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में, अभिलाष राधाकृष्ण गंटी जो है इनको इंजीनियरिंग विज्ञान में, पूर्वी सेकिया बप्पी पाल जो है इनको पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में, महेश रमेश काकड़ जो है इनको गणित व कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में, जितेंद्र कुमार साहू व प्रज्ञा ध्रुव यादव को दवा के क्षेत्र में, उर्वशी सिन्हा को जो दोस्तों इसमें भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, दिगेंद्र सिंह स्वेन व प्रशांत कुमार जो है इनको अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, प्रभु राज गोपाल जो है इनको प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में। तो ये क्या है दोस्तों, आपको ये सब याद नहीं रखने, ये बस आपको एक बार आपकी नजरों के सामने निकल जाए, कभी इस तरह से कभी नाम पूछ भी ले तो आपसे बन जाए। लेकिन मूल बात आपको क्या याद रखनी है, विज्ञान युवा पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के युवाओं को दिया जाएगा जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ ये 18 पुरस्कार दिए गए हैं। अब जो है पुरस्कार, इसको याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जो विज्ञान टीम पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये टीम चंद्रयान को। आपको अभी मैंने चंद्रयान के बारे में बताया है, ठीक है। 23 अगस्त 2023 को जो है क्या है, सफलतापूर्वक हमने लैंडिंग की, और इसी बात को ध्यान में रखकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार किसको दिया गया है, विज्ञान टीम को दिया गया है। ये सारी बातें आपको क्या है यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, ठीक है। चलो, इस प्रकार से यदि प्रश्न बनेंगे तो हमसे बनने चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा बिंदु है दोस्तों पेरिस ओलंपिक। ये थोड़ा मतलब आज अगर देखा जाए तो बड़ा दर्दनाक बात है, बहुत बुरा लगा सुनकर भी कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, यहाँ पर जो है विनेश फोगट ने ले लिया है कुश्ती से संन्यास। वजह आप जानते हो दोस्तों, बहुत ज्यादा नाइंसाफी, ठीक है। मतलब यह प्रॉब्लम तो है, कैसे बोला जाए इस बात को, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी उन्हें सिल्वर मेडल के लिए योग्य नहीं समझा गया और जो उन्हें क्या कर दिया गया, वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया। पेरिस ओलंपिक में दोस्तों क्या हुआ, यह जो है विनेश फोगट जी ये खेलते हैं दोस्तों कितने, 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, ठीक है। अब 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये खेलते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने सेमीफाइनल खेल लिया, सेमीफाइनल जीत गए, फिर ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिए। अब जैसे ये फाइनल में पहुंचे तो यहाँ पर इनका जो है दोस्तों 100 ग्राम जो है वजन बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में इनको जो है फाइनल से क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो समझ में आ रहा था कि फाइनल में, लेकिन सिल्वर मेडल भी जो है इनके हाथ नहीं लगा। तो ये हमारे देश के लिए बहुत मतलब बहुत बुरा हुआ हम लोगों के साथ दोस्तों। यह जो घटना बहुत बुरी हुई कि सिल्वर मेडल भी हमारे हाथ नहीं लगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब मैं बताता हूँ ये खेल कैसे हुए हैं, समझना दोस्तों। सेमीफाइनल हुआ था इनका, देखो प्रश्न में आपसे इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि इनका मैच किन किन से हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए, क्योंकि आप विनेश फोगट को याद रख लोगे, 100 ग्राम याद रख लोगे, 50 किलो वेट कैटेगरी, इतनी सारी चीजें समझते हो, लेकिन किसके साथ मैच हुआ है, सेमीफाइनल में इन्होंने किसको हराया, फाइनल किन लोगों के बीच हुआ, फाइनल कौन जीता, ये एक बार ये घटनाएं भी आप एक बार समझ लीजिए। देखो ये हुआ सेमीफाइनल, इसमें दोस्तों क्यूबा की जो पहलवान है, क्यूबा की पहलवान है यूस्ट्रेलिस गुजमेन लोपेज, इनका मैच हुआ था विनेश फोगट से सेमीफाइनल में। तो विनेश ने इनको 0-5 से क्या कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया, और ये क्या हो गई, सेमीफाइनल में विजेता बन गई। फिर इनका होना था दोस्तों फाइनल, लेकिन फाइनल में इनका जो है 100 ग्राम क्या है अधिक बता दिया गया वजन वेट कैटेगरी के अनुसार, और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐसी स्थिति में फिर से फाइनल किन किन का हो गया दोस्तों, जो क्यूबा की यूट्रेलिस थी वो पराजित भले विनेश फोगट से हो गई, लेकिन उनका फिर से वापस फाइनल करवा दिया दोस्तों किनसे, यूएसए की सारा एन हिल्डेब्रांड से। तो यहाँ पर इनको फिर से मौका मिला, लेकिन ये हार गई, और गोल्ड जो है कौन जीत गई, यूएसए की सारा एन। तो यहाँ पर ये कहानी भी समझना, क्योंकि यदि आपसे पूछ ले कि गोल्ड किसने जीता और जो फाइनल किन किन लोगों के बीच में हुआ, तो इन दोनों हस्तियों के नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना। किस देश से संबंधित है, ये क्यूबा से है और ये यूएसए से, ठीक, यूएसए से। चलो ये बात आपको समझ में आई। आगे हमारी कहानी दोहराते दोस्तों। एक संस्था है जिसका नाम है CAS। क्या है CAS, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों खेल पंचाल न्यायालय, ठीक है, पंचाट न्यायालय है ये खेल का, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट इन्वॉल्वमेंट। दोस्तों यह एक ऐसी निकाय है जिसमें जितने भी अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स होते हैं ये अपनी अर्जी जो है यहाँ लगा सकते हैं। त्वरित कार्यवाही के लिए इनका दरवाजा ये खटखटा सकते हैं। तो यहाँ पर विनेश ने भी जो है इसके लिए
जो है आपत्ति जता दी है यहाँ पर, और लगभग कल जो है यानी गुरुवार के दिन जो है इसकी सुनवाई हो जाएगी और इसका परिणाम हमें पता चल जाएगा। तो सबको गुरुवार का इंतजार है कि क्या उनको सिल्वर मेडल भी मिलना था या उनको सिल्वर से भी क्यों बाहर कर दिया गया। तो ये सारी बातें हमें समझ में आएगा। चलो फिर हम देखते हैं दोस्तों आगे का हमारा बिंदु। आगे का हमारा बिंदु है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मैत्री अनुसंधान और सांस्कृतिक भागीदारी अनुदान का किया शुरुआत। किसने दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। कौन सा? मैत्री अनुसंधान और सांस्कृतिक भागीदारी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत में सांस्कृतिक गतिविधियां जो है इसके साथ साथ अनुसंधान, इन दोनों पर जो है क्या दोस्तों अपनी टिप्पणी रखी है, ताकि दोनों देश समन्वय की भावना से क्या कर सके, काम कर सके और अपना विकास कर सके। क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं? तो आप जानते हो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे ये, ठीक है, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर काम करेंगे। इसके साथ साथ विकास की जितनी भी परियोजनाएं होंगी उन पर भी समन्वय रूप से काम करेंगे और आर्थिक रूप से जो है एक दूसरे का सहयोग करके विकास करेंगे अपना। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना। ये इस अनुदान का इसने भागीदारी का क्या है, शुरुआत किया है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। ठीक है, अगला है दोस्तों, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि वस्तु ई कनेक्ट नामक एक डिजिटल पहल की शुरुआत पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई। दोस्तों आप यहाँ चित्र देख पा रहे हो, ये है दोस्तों हमारे सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्या है, विकास मंत्री है। वहां का विकास किनके, वहां के विकास मंत्री कौन है? ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाल ही में इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। क्या दोस्तों? इन्होंने एक मोबाइल ऐप क्या है, लॉन्च की है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखो मोबाइल ऐप पर आए उससे पहले देखो समझना, कृषि वस्तु ई कनेक्ट, कृषि की जो वस्तु है वो क्या करनी है दोस्तों, ई मतलब इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करनी है। ठीक है, इतनी बात तो यहाँ समझ आ रही है। अगर आपसे यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछ ले तो यहाँ सीधी सी बात है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, रीजन मतलब क्षेत्रीय, एग्री और कोमोडिटी और ई कनेक्टेड, ये इसका फुल फॉर्म है। यदि फुल फॉर्म पूछे तो आप ये भी समझ लीजिएगा। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, इसके माध्यम से जो बागवानी फसलें हैं और जो कृषि से संबंधित फसलें हैं, इन फसलों को क्या है दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, इनको बढ़ोतरी दी जाएगी और इन पर अच्छे से क्या है, काम किया जाए। इस बात को ध्यान में रखकर जो है ये पहल की शुरुआत हुई है। ये एप्लीकेशन जो है, मोबाइल एप्लीकेशन, ये क्या करेगी दोस्तों, जो जैसे मान लो मैं हूँ और मैंने कुछ फसल बोई है अपने यहाँ पर, बागवानी फसलें, अब मुझे जिस व्यक्ति को बेचना है मैं सीधे उससे संपर्क कर पाऊंगा इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। जो बिचौलियों का जो काम रहेगा, जो बीच में जो व्यापार कर लेते हैं, मतलब मान लो मुझसे कुछ कम रेट में मुझसे ले लिया, अधिक रेट में किसी को बेच लिया और खुद ने जो है अच्छा फायदा वहां पर उठा लिया, तो ये चीजें इससे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छी पहल है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में लॉन्च की गई है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। कौन सी? NERAC है ना, याद रखना, पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये भी बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखो दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए नई दिल्ली में किया डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसने क्या किया दोस्तों, एक डिजिटल पहल की शुरुआत की है। डिजिटल शक्ति केंद्र जो है इसका उद्घाटन किया। इसके माध्यम से क्या होगा दोस्तों, जो महिलाएं डिजिटली रूप से सक्रिय नहीं है और उनके साथ कई बार इस डिजिटल तरीके से क्या है दोस्तों, धोखाधड़ी हो जाती है, ठीक है, छलावा हो जाता है, तो उन महिलाओं को अवेयर करेंगे। साथ ही साथ डिजिटल रूप से किस प्रकार स्वयं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाए, इन सब बातों का क्या है दोस्तों, यहाँ पर इन सब चीजों का इसमें होगा, बातचीत होगी इसमें। इस विषय पर क्या होंगे, विषय यही होगा इसका विषय दोस्तों, कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं किस प्रकार अवेयर हो पाए, अपराधों से किस प्रकार बच पाए, इन सब बातों को क्या है यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से समझा जाएगा। तो यह शुरुआत हुई है दोस्तों कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है, एक डिजिटल शक्ति केंद्र के रूप में। थोड़ा सा समझना यहाँ पर दोस्तों, ये है राष्ट्रीय महिला आयोग। ये अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या करता है दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो राष्ट्रीय महिला एक्ट आया था दोस्तों 1990 में। कब आया था? 1990 में। और इसी 1990 एक्ट के माध्यम से जो है क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या हुई, स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रख लेना। कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 31 जनवरी 1992 में। इंपॉर्टेंट है। और यह जो कमीशन है, यह जो आयोग है, इसका कार्यकाल होता है, इसका जो अध्यक्ष रहता है उसका कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष का। और ये जो आपको एक चित्र में जो दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष ही हैं। इनका नाम है रेखा शर्मा।
जो वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ये बात भी आप याद रख लेना। लेकिन कई बार एग्जाम में ट्रेडिशनल रूप से पूछा जाता है कि जो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया। याद रखना दोस्तों, जयंती पटनायक। पटनायक आप यहां पर क्या करना दोस्तों, याद रखना। ठीक है, चलो अगला हमारा बिंदु है दोस्तों, पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। कौन सी कंपनी दोस्तों, पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इसने क्या किया दोस्तों, पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात किया है। कौन सा वाला, कौन सा वाला दोस्तों, जीआई टैग वाला अंजीर का जूस। किसने, पुरंदर हाईलैंड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने। बात करते हैं दोस्तों पुरंदर अंजीर की। कौन से अंजीर की, पुरंदर अंजीर। देखो कहानी समझना थोड़ी सी, क्योंकि यहां से प्रश्न अगर बनेगा तो आपको थोड़ी एक बात और यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों। यहाँ पर जो पोलैंड है, इसने भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस जो है भारत द्वारा निर्यात किया गया है। किसको, पोलैंड को। इसमें अंजीर के जूस की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आप देखोगे फरवरी 2023 में, मैं आता हूं फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में भी जो है भारत सरकार क्या करती है, अंजीर का व्यवसायिक रूप से क्या करती है, कम मात्रा में ही निर्यात करती है एक कंट्री को, जिसका नाम है हांगकांग। क्या नाम है, हांगकांग। ये याद रखना, हांगकांग जो है दोस्तों, इसको जो है पहली बार जो है व्यवसायिक रूप से, मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पर, व्यवसायिक रूप से जो है निर्यात किया गया था। ठीक है, याद रखना व्यवसायिक रूप से निर्यात किया गया था, कम मात्रा में ही, और वो सफल भी रहा। तो वो पहली कंट्री थी हांगकांग, जिसको फरवरी 2023 में किया गया। लेकिन यहाँ पर मैं जूस की बात कर रहा हूँ, किसके, पुरंदर अंजीर के जूस की बात कर रहा हूँ। तो पहला कंट्री कौन है दोस्तों, पोलैंड है, जिसको हमने क्या किया है, निर्यात किया है। ठीक है, पोलैंड की राजधानी यहाँ पर देख लीजिएगा, वारसाई। वारसाई इसकी राजधानी है। आपको प्रथम विश्व युद्ध से याद आ जाता होगा दोस्तों, वारसाई की संधि। ठीक है, तो यह है इसकी राजधानी है पोलैंड की। लेकिन चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों हांगकांग की तरफ। ठीक है, हांगकांग क्या है दोस्तों, दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है 3 दिशाओं से, जिसमें पूर्व पश्चिम, जैसे मान लो ये हांगकांग है, तो ये हांगकांग इधर से इधर से इधर से सब साइड से दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, ये बात समझना। और दोस्तों इसका जो है व्यवसाय, अगर आप देखोगे, इसके जो विदेशी जो नियंत्रण है, विदेशी और रक्षा, ये दोनों जो नियंत्रण है, ये केवल इसके पास है। बाकी इसके सारे अधिकार अगर ऑफिशियल रूप से भी देखोगे, किसके पास है, चीन के पास है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो है आपको सारी बातें यहाँ पर मैंने अच्छे से इसके बारे में बता दी है। ठीक है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है, ये भी आप जानते हो। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा की जगह चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अभी तक कौन थे दोस्तों, दिनेश कुमार खारा। किसके अध्यक्ष थे, यहाँ पर ये चेयरमैन किसके थे दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई के। ठीक है, लेकिन अब किसे बना दिया है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। ये है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, और 27वें क्रम के जो है इन्हें क्या बना दिया गया है, यहाँ पर इनको चेयरमैन बना दिया है। बात करते हैं दोस्तों एसबीआई की। थोड़ा सा एसबीआई को भी समझ लीजिए, डायरेक्ट पूछा जाता है एसबीआई के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 1955 में। ये डेट याद रखिए। एक समिति थी दोस्तों, उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। वो समिति हमेशा पूछी जाती है। 1951 में एक समिति आई थी। कब आई थी, 1951 में एक समिति आई थी दोस्तों। इस समिति का नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और ये समिति थी गोरवाल समिति, जिसका पूरा नाम है एचडी गोरवाल समिति। ठीक है, ये याद रखना। हेडक्वार्टर भी देख लेना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। और वर्तमान में इनके चेयरमैन बना दिए गए इनको, श्रीनिवासुलु शेट्टी जी को। सारी कहानी बता दी है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखना। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित अपने परिवहन बटालियन में, चंडीगढ़ में इनका क्या है दोस्तों, परिवहन बटालियन है। किसका, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, शक्तिशाली टाइफून वाहन। कौन सा वाहन है, ये है दोस्तों शक्तिशाली टाइफून वाहन। इसका क्या है, सफलतापूर्वक प्रदर्शन और परीक्षण किया है। पहली बात ये बात समझते हैं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है ये है क्या, फिर इसके आगे की कहानी हम धीरे धीरे समझें। क्योंकि अगर जो चीज हमारे सामने करंट अफेयर्स में है, पहले उसके बारे में समझे तो सही। चलो दोस्तों, ये है भारत तिब्बत सीमा पुलिस।
इसकी जो है दोस्तों क्या है, 1962 में हमारा चीन से होता है युद्ध। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखकर इस वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है भारत तिब्बत वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को सुरक्षा देने के लिए जो है 24 अक्टूबर, कब दोस्तों, 24 अक्टूबर 1962 में इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, गठन किया जाता है। अब ये सुरक्षा कहाँ देगा ये भी देख लीजिए। सुरक्षा देगा दोस्तों ये, आप देखोगे लद्दाख में काराकोरम रेंज है, तो लद्दाख की काराकोरम रेंज से लेके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, समझना दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर मैप बनाया है, ठीक है, इंडिया का ये वाला एरिया जो है, आप इतना समझ लीजिएगा मैप के माध्यम से। देखो दोस्तों, ये है, यहाँ से कहानी शुरू होती काराकोरम दर्रा, जो यहाँ पे, यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा एरिया है अरुणाचल प्रदेश तक, इस एरिया की सुरक्षा देगा कौन, आपका ये वाला भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पर सुरक्षा कहाँ से कहाँ तक है, काराकोरम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। कहानी समझ में आई? तो ये इतनी क्या करेगा, इन क्षेत्रों की सुरक्षा देगा। मतलब इसकी जो है बाउंड्री कहाँ से है, भारत चीन, भारत और चीन की जो है बाउंड्री पर ये तैनात है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था उसके पश्चात ही इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब कहानी समझना, इसने क्या किया, चंडीगढ़ में अपना इसका एक स्थित है परिवहन बटालियन जो है इसकी क्या है वहां पर स्थित है, उसमें इसने शक्तिशाली टाइफून वाहन, ये वाहन है दोस्तों टाइफून वाहन। अब इसका प्रशिक्षण क्यों, इसका परीक्षण क्यों किया गया, इसको क्यों बनाया गया, तो समझना इसकी कहानी। ये है दोस्तों रूस निर्मित, रूस द्वारा इसे निर्मित किया गया। पहली बात तो आप ये समझो, ठीक है, और रेमडीजल जो है कंपनी द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, ये बात भी आप समझ लीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों दो जो लोग हैं, दो जो है चालक हैं, संचालक जो है इसको चलाने वाले होते हैं। ठीक है, और पीछे यहाँ पर 8 सैनिक जो है अच्छे से क्या है बैठ सकते हैं। कितने, 8 सैनिक। अब ये करेगा क्या दोस्तों, ये ना जैसे मान लो आप सुरंग वाला कोई स्थान है, सुरंग वाली कोई जगह है, तो ऐसी स्थिति में ये आसानी से जो वहां जो है बारूद वगैरह जो भी हमारा हथियार है ले जाने में क्या है, बहुत जटिल जगह जो रहती है ना, वहां पर भी जाने में ये क्या है, सक्षम है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है इसका जो है क्या किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है। कभी ऐसी स्थितियां निर्मित हो तो इस प्रकार इसका प्रयोग कर हम वहां की स्थिति को अच्छे से समझ पाए, स्थिति में अच्छे से अपनी जो है स्थिति बना पाए। ठीक है, चलो ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला हमारा बिंदु दोस्तों, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति, इसका क्या हुआ है शुभारंभ। ये पहला बहुराष्ट्रीय है हवाई क्षेत्र में कौन सा अभ्यास है दोस्तों, ये तरंग शक्ति अभ्यास। इसमें क्या है दोस्तों, लगभग 10 से 12 देश जो है क्या करेंगे, यहाँ पर शामिल होंगे। तो भारत के 2 स्थानों में जो है इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। समझना यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 2 चरणों में इसको क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। कितने, 2 चरण में। पहला चरण जो है ये चलेगा दोस्तों आज से 8 अगस्त से अगर देखोगे तो सुलूर में जो तमिलनाडु स्थान है वहां से 14 अगस्त तक। कब से, 14 अगस्त तक चलेगा तमिलनाडु में इसका पहला चरण। इसमें शामिल देश कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, ये देश इसमें क्या है, शामिल है। अगर मैं दूसरे चरण की बात करूंगा यहाँ पर, तो 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जोधपुर जो है राजस्थान में एक जगह, वहां पर जो है इसका क्या है दोस्तों, आयोजन किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई। तो इस प्रकार ये सारी कंट्रियां जो है इसका क्या करेंगे, तरंग शक्ति में जो है शामिल होंगे और प्रदर्शन करेंगे अपना अपना। इससे क्या होगा दोस्तों, राष्ट्र में यहाँ पर जो है अपनेपन की एक भावना आएगी, क्योंकि सब समन्वय रूप से काम करेंगे। तो एक रहता है ना दोस्तों कि बहुपक्षी, अगर एक साथ बहुपक्षी स्तर पर कोई बात हो रही है तो वो फिर भविष्य में भी उस बात को ध्यान में रखते हैं और आने वाले समय में जब आवश्यकता पड़ती है तो साथ खड़े रहते हैं। तो ये सारी बातें, इस बात को ध्यान में रखकर आप इसको समझिएगा। अगला है दोस्तों 7 अगस्त। देखो 7 अगस्त का रिवीजन शुरू करूं उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा, हर दिन क्या होता है दोस्तों, जैसे आज 8 अगस्त है, हम 8 अगस्त का करंट अफेयर्स अच्छे से हमने देख लिया, सारे मुद्दे देख लिए, अच्छे से उनका ऑपरेशन कर दिया। लेकिन जो कल हमने पढ़ा है कहीं हम वो ना भूले, इसलिए हम 7 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसके एमसीक्यू यहाँ पर लगा लेंगे। जैसे कल हम 9 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और 8 अगस्त का जो है हमने जो भी आज पढ़ा है उसका एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन लगा लेंगे। इससे हमारे 2 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं 7 अगस्त इसका रिवीजन। ठीक है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है,
कल मैंने पूरा भाला फेंक के बारे में बताया था, यहाँ पर केवल हम आंसर की बात करेंगे। कब? 7 अगस्त। 7 अगस्त को क्यों दोस्तों, थोड़ा सा समझते हैं। 2021 में 7 अगस्त के दिन किसके द्वारा दोस्तों? नीरज चोपड़ा द्वारा। नीरज चोपड़ा द्वारा जो है भाला फेंका जाता है, जो कितने मीटर तक जाता है दोस्तों? 87.58 मीटर की ऊंचाई से, मतलब लंबाई पे वो जाता है, और हमें क्या दिलाता है? गोल्ड दिलाता है, जो भारत में टोक्यो ओलंपिक में जीता गया दूसरा व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीता गया था। पहला हमने बीजिंग ओलंपिक में जीत लिया था। देखो, ये जो गोल्ड था हमारा, ये पहला था कहाँ का? टोक्यो का। लेकिन ओवरऑल अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये सेकेंड गोल्ड मेडल था हमारे लिए। पहला गोल्ड मेडल अगर व्यक्तिगत रूप से जीता था तो 2008 में कौन से ओलंपिक में दोस्तों? बीजिंग ओलंपिक में। बीजिंग ओलंपिक में जीतने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा, ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। और इन्होंने जो है दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल में ये जो है गोल्ड जीता था। ठीक है, ये बात याद रखना था, पहली व्यक्तिगत रूप से जीता गया था। ठीक है, शूटिंग में। अभी जो है पेरिस ओलंपिक में पहला जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता अभी किसने? मनु भाकर ने। और फिर उन्होंने डबल में भी जो है स्वप्निल के साथ दूसरा मेडल जीत लिया, वो भी ब्रॉन्ज जीता है। तो इस प्रकार एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला भी जो है भारत की कौन बन गई? मनु भाकर। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, हमने सारा डिस्कस उसमें किया है। चलो, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो अगला बिंदु दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 29 जून को। क्यों मनाया जाता है? देखो, इस दिन जो है हमारे सांख्यिकी के जनक जो है, जिनका नाम है दोस्तों पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो है, महालनोबिस जो है, इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम देखोगे प्रशांत चंद्र है। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनका जन्म हुआ था दोस्तों कलकत्ता में, आप याद रख लीजिएगा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1893 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के नाम से, इन्हीं के जन्म पे हम क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है, सांख्यिकी पोर्टल। वो क्या करेगा दोस्तों? जैसे यदि कोई मिनिस्ट्री किसी से डाटा मांग रही है, तो वहाँ के जो अधिकारी है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, वो डेटा को आसानी से दे पाए, डेटा तक आसानी से पहुंच बन पाए, ये सारी बातों को उस पोर्टल के माध्यम से ध्यान दिया जाएगा। मैंने उसकी सारी बातें आपको समझाई है। चलो अगला बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 370 व 35A को किस वर्ष हटाया गया? दोस्तों 2019 में, आज से 5 वर्ष पहले 5 अगस्त 2019 को इन दोनों अनुच्छेद को क्या है? जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। ये क्या करता था दोस्तों? वहां पर विशेष दर्जा प्रदान करता था जम्मू कश्मीर को, जिससे दोस्तों वहां की जो सरकार है, यदि कोई नियम कानून बना रही है तो उसका अच्छी तरीके से जो है जनता द्वारा उसका विरोध किया जा रहा था। बार बार जो है चीजें ऐसी बनाई जाती थी जो जनता के हित में नहीं भी होती थी, लेकिन सब सहन करके चल रहा था। लेकिन बीजेपी की सरकार इसको क्या कर देती है? इसको समाप्त कर देती है दोस्तों, और जम्मू कश्मीर व लद्दाख दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्मित कर देती है। सारी कहानी मैंने उस दिन आपको बताई है। 5 अगस्त 2019 के दिन ये फैसला लिया गया था और इसको हटाया गया। ठीक है, पूर्वोत्तर का प्रहरी, इसकी संज्ञा किसे दी जाती है? दोस्तों असम राइफल जो है, इसको क्या है दोस्तों? पूर्वोत्तर का प्रहरी की संज्ञा दी जाती है। सारी कहानी मैंने इसके बारे में बताई है, असम राइफल के बारे में। अगला है दोस्तों, मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? हाल ही में दोस्तों जो बांग्लादेश है वहां तत्था पलट हो चुका है, और ऐसी स्थिति में वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो भाग चुकी है। अब जो है पहले ब्रिटेन गई, ब्रिटेन में नहीं रखा गया, फिर वहां से भागती हुई इंडिया आई है। तो ये सारी बातें तो आपको पता है। लेकिन बांग्लादेश की अगर थोड़ी सी कहानी अगर समझोगे दोस्तों, तो क्या होता है, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर पूरी छोटा छोटा माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले एक बांग्लादेश 1971 में दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। 1971 से पहले 1971 में जो है इसकी क्या है दोस्तों? स्थापना की जाती है और एक नया राष्ट्र जो है बांग्लादेश बनता है। इस बांग्लादेश को बनाने में एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है शेख हसीना के पिता। उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। ये नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान। और ये शेख मुजीबुर रहमान क्या है? यहाँ के संस्थापक है। बांग्लादेश के क्या है दोस्तों? ये संस्थापक है। ये बात भी यहाँ पर याद रख लीजिएगा। हाल ही में क्या है दोस्तों, कोटा आरक्षण को लेके बांग्लादेश के छात्रों ने विरोध किया और इनकी मूर्ति जो थी उनको खंडित कर दिया गया, पीएम हाउस में घुस गए और बहुत एक जन आंदोलन जो है बड़ी मात्रा में जो है लोगों ने इसमें इनका विरोध किया। तो ऐसी स्थिति में इनकी पुत्री जो है वो अभी वर्तमान में क्या थी? प्रधानमंत्री थी। लेकिन वो क्या है? यहाँ से भाग गई। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, शेख हसीना जो है 1996 में जो है पहली बार प्रधानमंत्री बनती है।
और फिर ऐसे दोस्तों देखा जाए तो 15 वर्ष तक उन्होंने क्या है यहाँ पर शासन किया। तो अब जो है 15 वर्ष के बाद यहाँ पर जो है फिर से जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है अंतरिम सरकार जो है वहाँ की उसका गठन किसके नेतृत्व में किया गया है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में किया गया। ये कौन है, ये दोस्तों नोबेल प्राइज विजेता है, ठीक है, और इन्होंने 2006 में नोबेल जीता था, नोबेल प्राइज इन्हें मिला था, सॉरी। अब समझना दोस्तों, यह जो है व्यक्ति, इन्होंने महिलाओं के उद्धार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए शांति के क्षेत्र में इनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था 1983 में। 1983 में इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, ताकि जो स्थानीय लोग हैं वो वहां से ऋण लेकर अपना काम शुरू कर पाए और बेहतर जीवन जी सके। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है, इन्होंने 1983 में ग्रामीण बैंक की जो है क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी, जिससे ग्रामीण लोग जो है इनको क्या बोलते हैं, इनका एक और नाम है गरीबों का बैंकर। इनको एक नाम से जाना जाता है, वो नाम याद रखना, गरीबों का बैंकर, ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। शेख हसीना जो है ये भाग चुकी है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था शेख हसीना जी का 1947 में। क्या होता है, एक घटना होती है दोस्तों 1975 में, जिसमें इनके पिताजी जो है शेख मुजीबुर रहमान, इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या, और ये इसके बाद से जो है दोस्तों ये राजनीति में सक्रिय होते हैं और फिर 15 वर्षों तक जो है बांग्लादेश में शासन करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। सारी कहानी मैंने आपको बताई थी उस दिन, बस आपको एक बार फिर से याद हो जाए इसलिए मैंने एक बार सारी चीजें आपको बता दी है। फिजी की राजधानी क्या है दोस्तों, हाल ही में हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है वो 6 दिन की जो है विदेश यात्रा पर गई है। इसमें दोस्तों 3 कंट्री पर वो जाएंगे। 3 कंट्री कौन कौन सी दोस्तों, एक फिजी है, एक न्यूजीलैंड है और एक है तिमोर लेस्टे। तो ये तीनों शहर है, तीनों कंट्री जो है यहाँ पर हमारी जो है राष्ट्रपति महोदया क्या कर रही है दोस्तों, विदेश यात्रा पे गई है। इसलिए कभी राजधानी अगर यहाँ से पूछ ले एग्जाम में तो आपसे बननी चाहिए। तो फिजी जो है इसकी राजधानी दोस्तों सुआ। अगर मैं वेलिंगटन जो है इसकी ये राजधानी किसकी होगी दोस्तों, न्यूजीलैंड की, आप जानते हो। और अगर दिल्ली, यहाँ पर मैंने दिल्ली और दिल्ली इसलिए दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दिल्ली जो है दोस्तों ये तिमोर लिस्ते की राजधानी है। किसकी, तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते की राजधानी क्या है दोस्तों, दिल्ली, ये बात याद रखना, दिल्ली, ठीक है। और अगला दिल्ली जो है हमारी राजधानी है तो भारत की। तो यहाँ पर ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। फिर बिम्स्टेक के बारे में पूरी जानकारी दी थी, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में सक्रिय एक संगठन है दोस्तों। और इसमें कितने सदस्य देशों का संगठन है ये, तो 7 सदस्य देशों का ये संगठन है। ये सारी बातें हमने देखी थी। इसका जो है हेडक्वार्टर सचिवालय कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, सारी बातें हमने यहाँ पर देखी थी। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न बने तो आपसे बनना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन यही कंप्लीट होता है। हमने आज 8 अगस्त का सारा करंट अफेयर्स देखा और 7 तारीख का जो हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किया था उसके सारे एमसीक्यू भी यहाँ पर लगा दिए। तो इस प्रकार दोस्तों जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।